आज की वीडियो में हम आर्ट इन एजुकेशन यानी कि कला शिक्षा का यूनिट 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि प्रदर्शन कला। इससे पहले वाला जो यूनिट था उसमें आपने विजुअल आर्ट्स के बारे में पढ़ा था, जिसे कि आप दृश्य कला भी कहते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अभी थोड़ा सा फिर से आपको रिमेंबर करा देती हूँ कि विजुअल आर्ट्स वो होते हैं जो किसी सतह पर किसी चीज़ के ऊपर बनाए जाते हैं और उसे हम छूकर उठाकर देख सकते हैं उसको, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, मूर्ति बनाई रही हो या दीवार पर आपने कोई पेंटिंग बनाई हो, रंगोली बनाई हो, ये सारे आपके विजुअल आर्ट्स होते हैं। लेकिन इसके उल्टे प्रदर्शन कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट वो होते हैं जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब जिसको आप कोई नाटक का मंचन आप कह सकते हो। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको उठा के नहीं देखनी, यहाँ पर आपको सामने से करती हुई मतलब मूवमेंट में चीज़ नज़र आती है, तो ये आपकी परफॉर्मिंग आर्ट होती है। तो पूरा जो यूनिट है आपका ये परफॉर्मिंग आर्ट के ऊपर ही होगा। इसके अंदर गाना और डांस, नाटक, फिल्म, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो परफॉर्मिंग आर्ट का हिस्सा होती हैं, तो इसलिए इसके अंदर आप इन चीज़ों को पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट को, और जो पहला टॉपिक है आपका वो है म्यूज़िक यानी कि संगीत। तो संगीत किसको नहीं पसंद। तो यहाँ पर आपको जो पहले यूनिट में टॉपिक दिया गया है एक कि ध्वनि और लय से ऑर्केस्ट्रा बनाना, तो ये तो प्रैक्टिकल वर्क है, तो इसमें से थ्योरी का तो कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपको क्या करना है, ऑर्केस्ट्रा बनाना है। ऑर्केस्ट्रा के लिए क्या होता है, आपको टीम बनानी पड़ती है, टीम मिलकर काम करती है और डिफरेंट डिफरेंट ध्वनियों का यूज़ करके पूरा ऑर्केस्ट्रा तैयार होता है। तो प्रैक्टिकल वर्क है, तो ये आपने अपने डीएलएड इंटरनल में मे बी किया हो और ना भी किया हो, तो थ्योरी और ये पार्ट नहीं है। उसके बाद जो टॉपिक है आपका विभिन्न ध्वनियों को सुनकर यंत्रों को पहचानना। तो विभिन्न ध्वनियों को हम सुनते हैं, सारी ध्वनियाँ एक जैसी नहीं होती, तो उनको सुनकर पहचानने की जो कला होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहली बात तो संगीतकार अनुभव का प्रयोग करता है। जो म्यूजिशियंस होते हैं, वो जो संगीतकार होते हैं, जो गाते हैं या जिनको ध्वनियों की समझ होती हैं, वो एक्सपीरियंस करके भी बता देते हैं कि ये किसकी आवाज़ है या फिर ये किस चीज़ की ध्वनि है। तो इसके लिए अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक ऐसा इंसान जिसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट ही ना हो, वो क्या ही बता पाएगा कि ये किसकी वॉइस है, गाना किसने गाया है या किसकी ध्वनि है, कोयल बोल रही है या फिर तोता बोल रहा है, उसको ये भी नहीं समझ में आएगा। फिर आता है कंपन महसूस करना, क्योंकि जो म्यूज़िक होता है, ध्वनियाँ होती है, उसमें वाइब्रेशन होती हैं, तो उसको भी फील करके हम पहचान सकते हैं कि ध्वनि किसकी है। उसके बाद सौंदर्य बोध द्वारा, कि ध्वनि जितनी ज़्यादा सुंदर होगी, कोई संगीत बहुत ज़्यादा सुंदर है तो हम बता पाते हैं कि इसके अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं, या ये लड़की की आवाज़ है या लड़के की आवाज़ है, ये हल्की आवाज़ है या भारी आवाज़ है, तो इस तरीके से पहचान सकते हैं। फिर आता है आनंद द्वारा, किसी भी वॉइस और ध्वनि को आप कितना एंजॉय करते हो, आनंद आपको मिलता है, उससे भी आप बता पाते हो कि वो ध्वनि किस चीज़ की है। फिर संगीत के साथ जुड़ाव, जितना ज़्यादा आपका रिलेशन है संगीत के साथ, उतने ही ज़्यादा आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो ध्वनियों को। तो ये तो आपका हो गया कि विभिन्न ध्वनियों को पहचानना या यंत्रों को पहचानना कि हारमोनियम की वॉइस है या फ्लूट बज रहा है या ढोलक बज रहा है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आए भी हुआ है और आने के चांसेस भी हैं कि संगीत सुनने का महत्व क्या है, ये जो म्यूज़िक है इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स जो लिखने होंगे पेपर में वो ये हो सकते हैं। पहला, आनंद अनुभूति, कि आपको जो है एंजॉयमेंट मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है। फिर तनाव प्रबंधन, इससे आपका स्ट्रेस भी मैनेज होता है। जब स्ट्रेस मैनेजमेंट आप पढ़ रहे थे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, तब भी हमने ये पढ़ा था कि म्यूज़िक से जो होता है तनाव कम किया जा सकता है। फिर रुचिकर, कि संगीत जो है वो किसी भी चीज़ को इंटरेस्टेड बना सकता है, चाहे वो हिंदी की कोई कविता हो, छंद हो, दोहा हो, किसी भी चीज़ हो। अगर आप कबीर के दोहों को म्यूज़िक के रूप में सुनोगे, आपको इतना अच्छा लगेगा, इवन समझ में भी आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, बजाय इसके कि आप किताब में उनके दोहों को पढ़ो और उनके अर्थों को फिर पढ़ो। इससे अच्छा है कि आप उनको सुन लो, क्योंकि म्यूज़िक एक तरह से जो होता है ना, जादू करता है, तो मैजिक इन म्यूज़िक होता है। फिर आता है मनोरंजक, कि बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होता है, किसी भी चीज़ को इंटरटेन। अगर कोई क्लासरूम में
बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही है, आप एक कविता उठा लीजिए और उसको गाकर सुनाइए, देखिए बच्चे कितना इंटरेस्ट लेंगे, कितना इंटरटेनिंग लगेगा उनको। तो इससे बच्चे वहाँ पर एक्टिवनेस भी दिखाते हैं। फिर मानसिक स्वास्थ्य भी संगीत से जो है वो ठीक रहता है। तो इस तरीके से इसके महत्व बन जाएंगे। फिर आता है विभिन्न प्रकार के गीत, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग, जहाँ पर पहला जो टाइप है आपका वो है फोक सॉन्ग यानी कि लोकगीत। तो लोकगीत क्या है, स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय लोगों की शैली में बनाया जाता है। ये जो स्थानीय लोग होते हैं, कोई भी क्षेत्र है, कोई गांव है और वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो ही अपने ही इंस्ट्रूमेंट से बनाते हैं। इसमें देहात की जनता से रिलेशन होता है। देहात यानी जो बहुत ही ज़्यादा गांव होता है जहाँ पर मॉडर्निटी अभी तक गई ही नहीं है, तो वहाँ पर इसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद ये त्योहारों पर गाया जाता है। वहाँ पर जो भी त्यौहार होंगे तो जो गांव के लोग होंगे, देहात के लोग होंगे, वो अपना जो लोकगीत होता है वो गाते हैं। इसमें स्थानीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। अब वो तो बड़ा सा ढोलक या हारमोनियम तो नहीं ला सकते ना अपने देहात में, तो उनके पास जो भी होता है, चाहे वो चम्मच हुआ या ढोलक उनका जो खुद बनाया हुआ है अवेलेबल, उन चीज़ों को यूज़ करके वो बनाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में आप ज़रूर लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कजरी गाया जाता है, राजस्थान में कजलिया और महाराष्ट्र में लावणी गीत और बिहार में विदेसिया। तो ये जो 4 एग्जाम्पल्स हैं आप ज़रूर लर्न करके जाएं और इसको मेंशन भी करें। फिर सेकंड नंबर पे देशभक्ति यानी कि पैट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं। तो वीर रस से भरा होता है, इसमें वीर रस होता है, देश के प्रति भावना होती है। इसमें देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीयता की भावना भरी हुई होती है इन गीतों में। राष्ट्रीय सुधारों के लिए इन गीतों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब एक साथ मिलकर या अकेले भी आप कभी देश के प्रति अगर कोई गाना देशभक्ति गाते हो या सुनते हो तो देश के लिए कहीं ना कहीं हमारे मन में एक देशभक्ति वाली भावना आ जाती है। तो राष्ट्रीय सुधारों के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद जैसे कि आप एग्जाम्पल डालेंगे तो बहुत ही फेमस गीत हैं ऐ मेरे वतन के लोगों, जो कवि प्रदीप जी ने लिखा, और हम होंगे कामयाब, बहुत ही फेमस गीत हैं जो गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखा गया है। तो इस तरीके से देशभक्ति गीतों का आप अपने अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर आता है भक्ति गीत यानी कि डिवोशनल सॉन्ग्स। अब जो ये भक्ति है ये किससे रिलेटेड है, श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत। इसमें बहुत श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, ईश्वर दाता के प्रति। इसमें विभिन्न धार्मिक त्योहारों पर, अब जब ये भगवान के लिए गाने लिखे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है धार्मिक त्योहारों पर इनको ज़्यादातर गाया जाएगा। इसमें क्या क्या ढोलक, ताशे आदि का प्रयोग होता है, मंजीरा वगैरह। अगर आप कभी बैठे हों किसी ऐसे अवसर पर जैसे जागरण वगैरह में तो आपने देखा होगा, तो जागरण आदि में जो होता है इन गीतों का प्रयोग होता है। आप चाहें तो 2-4 गीत जो आपने खुद भी कॉमनली सुने हो उसके एग्जाम्पल यहाँ पर डाल सकते हो। फिर आता है रीजनल सॉन्ग यानी कि क्षेत्रीय गीत। अब क्षेत्रीय गीत भी स्थानीय गीतों की ही तरह होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि देहात से ना रिलेट, और ये किसी बड़े से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत या किसी भी देश के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित गीत, जैसे अगर भारत का एग्जाम्पल हमने ले लिया है तो भारत का जो दक्षिणी पार्ट है, साउदर्न जो इंडिया है हमारा, वहाँ पर कर्नाटिक म्यूज़िक जो है वो ज़्यादा फेमस है। और अगर ऊपर की बात करें, उत्तरी क्षेत्र जो है भारत का, जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पर हिंदुस्तानी म्यूज़िक चलता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आप इसके अंदर डालेंगे। फिर आता है ध्वनियों द्वारा कहानी बनाना, कि किसी भी कहानी को ध्वनियों के द्वारा कैसे इम्प्रेसिव बनाया जा सकता है, प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कोई कहानी है पंचतंत्र की या जानवरों से रिलेटेड, कोई जानवर है उसमें पार्ट, तो आप जानवरों की आवाज़ों का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि किसी शेर की एंट्री हुई है तो आप शेर की दहाड़ने की आवाज़ अगर निकालोगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है वो, और बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेकर जो कहानी है उसको सुनते हैं। प्राकृतिक ध्वनियाँ, प्राकृतिक जो ध्वनियाँ होती है जैसे पानी और हवा की जो आवाज़ है, जैसे पानी का कलकल करना जो आवाज़ है वो आप यूज़ कर सकते हो कहानी को बनाते समय। भाव के मुताबिक उतार चढ़ाव, कि जैसे इमोशंस होंगे उसी टाइप से आपको बोलना है। जैसे अगर कोई सैड सी बात है तो उसमें आपको चिल्लाना नहीं है, बहुत ही नम्रता से धीरे बोलना है ताकि बच्चे फील कर सकें उस चीज़ को।
उसके बाद रोने, हंसने, गुस्सा आदि का प्रयोग। अगर गुस्से का सीन है तो ऑफ कोर्स आपको हंसते हंसते तो बोलना नहीं है कि बच्चे हंस जाएं। गुस्से वाला सीन है तो वो गुस्से की तरह ही बोलेंगे, हंसने वाला है तो हंसने की तरह, रोने वाला है तो फिर थोड़ा विनम्रता के साथ और धीरे ही बोलेंगे। तो इस तरीके से कहानी जो आप बनाएंगे वो ध्वनियों के प्रयोग द्वारा बन जाएगी। फिर आता है आपका टॉपिक नृत्य और नाटक। तो नृत्य और नाटक के अंदर जो पहला आपका आएगा सब टॉपिक वो है रोल प्ले यानी भूमिका निर्वहन। इसमें क्या होता है कि आप बालकों को कोई भी भूमिका दे देते हो, रोल दे देते हो, फिर वो प्ले करते हैं एज जैसे नाटक वगैरह होते हैं ना वैसे। तो इसमें आप बचपन के अनुभवों का प्रयोग कर सकते हो। बच्चे जो एक्सपीरियंस करते हैं उनसे रिलेटेड, मान लीजिए कोई भी प्ले कराना है तो हम प्ले करा सकते हैं कि बच्चों मान लो आपने अपने पापा को कहा था कि टॉफ़ी लेकर आओ और आपके पापा टॉफ़ी नहीं लाए, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो ऐसे बच्चा फिर आपको करके दिखाएगा, तो ये हो जाएगा उनका एक्सपीरियंस का यूज़। फिर नकल व गतिविधि का प्रयोग यानी मूवमेंट्स आप खुद भी करके दिखा सकते हो, फिर बच्चे आपकी नकल करेंगे, है ना। आप जैसी गतियाँ करोगे वैसे बच्चे करेंगे। तो इस तरीके से भी आप रोल प्ले करवा सकते हो। विज्ञान की कहानी व साहित्य का प्रयोग किया जा सकता है कि जो साइंस से रिलेटेड होते हैं। तो विज्ञान की कहानी या साहित्य की अगर बात करें तो मान लीजिए कि कोई भी वैज्ञानिक था, आइंस्टाइन की ही बात कर लेते हैं, तो वो बचपन में कैसे थे उनका रोल प्ले करवाया जा सकता है क्लासरूम में। सामाजिक विज्ञान की कहानियाँ, स्थिति और घटनाएं, जैसे इतिहास किसी राजा का रोल प्ले करा लिया, रानी लक्ष्मीबाई का रोल प्ले करा लिया, तो इन सब चीज़ों को आप इसमें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है रेडियो प्ले। तो ये भी उसी की तरह, ये रोल प्ले की तरह है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सिर्फ साउंड्स का यूज़ होगा, क्योंकि रेडियो में आपके चित्र तो होते नहीं हैं, तो सिर्फ आवाज़ों का ही यूज़ होना है। तो यहाँ पे ध्वनियों का प्रयोग करें। विभिन्न आवाज़ों का प्रयोग किया जा सकता है बैकग्राउंड में। और गतियों की ध्वनियाँ, जैसे चल रहे हैं तो चलने की आवाज़, क्योंकि कोई चलता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा ना रेडियो पे, तो वहाँ पर हम चलने की आवाज़, जैसे पैरों की आवाज़ होती है चलने की, उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका है कि गतियों, भूकंप और बिजली आदि का चमकना जो है उसमें संगीत के बिना भी संगीत प्रयोग हो जाता है। बिल्कुल कि ये जो गतियाँ होती हैं और भूकंप, मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आया तो जो उसकी आवाज़ है या बिजली के चमकने की जो आवाज़ है, इसको हम एज अ म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं, हालांकि वो म्यूज़िक नहीं है फिर भी। तो इन चीज़ों का यूज़ करके आप जो है आप कर, और इसके साथ ही एक और है, आप बारिश की आवाज़ का प्रयोग कर सकते हो। मान लीजिए बारिश हो रही है, आपने रिकॉर्ड कर ली है आवाज़, तो उसका यूज़ आप कर सकते हो। जैसे बच्चों को सुना दी आवाज़, फिर हम पूछ सकते हैं बताओ बेटा कि क्या हो रहा है, तो बच्चे पहचानेंगे कि बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, या भूकंप आने की आवाज़ है ये, तो बाढ़ आने की आवाज़ है ये, तो इस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे बच्चे। उड़ती पतंग की जो सरसराहट होती है, आवाज़ होती है, उसका भी प्रयोग आप क्लासरूम के अंदर कर सकते हो। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कठपुतली यानी कि पपेट्री। तो कठपुतली जो दो शब्दों से मिलकर बना है, कठ जमा पुतली, जिसका कठ अर्थ होता है लकड़ी और पुतली का अर्थ होता है मानव आकृति, यानी लकड़ियों से मानव आकृति बना लेना। लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ लकड़ियों से ही पपेट्री नहीं होती, डिफरेंट काइंड ऑफ पपेट्रीज की जा सकती है। जैसे उंगली की कठपुतली बनाना, उंगली पर ड्राइंग करके, हाथ कठपुतली मोजे द्वारा, सीट यानी स्टिक कठपुतली बनाई जा सकती है। और इसका प्रयोग कर सकते हो आप सामाजिक व शैक्षिक महत्व के लिए, क्योंकि कठपुतलियों के प्रयोग से आप समाज में कोई मैसेज देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। अगर आपने कभी पपेट्री शो देखा हो तो उसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए जाते हैं। जैसे कोई शो करा दिया और उसमें बाल विवाह के ऊपर दिखा दिया हमने कठपुतलियों के माध्यम से, तो समाज में हम शिक्षा का महत्व वहाँ पर दर्शा सकते हैं कि पढ़े लिखे होते तो ऐसा ना करते, इस टाइप से। अब इसके बाद मैंने नीचे बताया है आपको एक कठपुतली किस तरीके से बनाई जाएगी, क्योंकि पेपर में ना क्वेश्चन ये भी आता है, किसी भी एक टाइप को दे देंगे या फिर आपकी मर्जी ही होगी कि कोई भी एक कठपुतली बनाने की विधि लिखो या आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले हम अगर बनाते हैं मोजे से कठपुतली, बहुत ही ईजी होता है। तो सामग्री आपको चाहिए विभिन्न रंग के मोजे, गुगली आइज जो होती हैं ब्लैक कलर की आपने देखी होंगी, पॉम पॉम चाहिए आपको, सुई धागा बटन आदि चाहिए। तो स्टार्ट करोगे इसको बनाना। तो अगला जो आएगा आपका विधि, जिसमें स्टेप वाइज आप काम करोगे। स्टेप 1 हो जाएगा चरण 1, एक साफ और बाह जितना लंबा मोजा लें। चरण 2 में हाथों को मोड़ और आंखों की जगह पर गुगली आइज लगा दीजिए।
फिर होठ के लिए धागे से आप बना सकते हो और बटनों और जो पॉम था उससे आप सजावट कर सकते हो। और चरण 5 में आप क्या करेंगे कि हाथों की गति द्वारा प्रदर्शन करेंगे। अब आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, सीधी सी बात है। देन लास्ट में ऑब्जर्वेशन कि बालों ने गतिविधि का आनंद भी लिया और साथ ही साथ कठपुतली को बनाना भी सीखा। फिर आता है कि अन्य शिक्षण विषयों के साथ प्रदर्शन कला का एकीकरण, कि अन्य जो हमारे विषय हैं उसमें हम आर्ट एजुकेशन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर भाषा पढ़ानी है आपको, चाहे हिंदी की हो या इंग्लिश की, लिटरेचर हो, उसमें क्या होता है, आपकी कहानी कविताएं होती हैं, तो कहानी का रोल प्ले कराया जा सकता है। कठपुतली द्वारा भी आप स्पष्ट करवा सकते हो। मतलब आपको परफॉर्मिंग आर्ट, आपको ये ध्यान रखना है इस वाले यूनिट में कि परफॉर्मिंग आर्ट होनी चाहिए। आप चित्रों का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको परफॉर्मिंग आर्ट को इंटीग्रेट करना है ना। तो आप नृत्य के माध्यम से भी किसी कहानी या कविता को कर सकते हो, इंटरेस्टेड बना सकते हो। काव्य गायन जो कविता है उसका गाकर गीत की तरह कर सकते हो यूज़। नाटक मंचन करवा सकते हो। सामाजिक विज्ञान में क्या करवा सकते हो, पौराणिक जो कथाएं होती है उनका मंचन करा लीजिए, जैसे रामायण हो गई या और भी चीज़ें हैं इंटरेस्टेड। किसी राजा को लेकर रोल प्ले करा लिया कि चलो आप जो हैं झांसी की रानी हो या फिर आप पृथ्वीराज चौहान हो, आपको उनके बारे में बताना है। ऐतिहासिक घटना पे ड्रामा करवाया जा सकता है कि इतिहास में जो घटनाएं घटी थी अगर उस पर ड्रामा करके बच्चों को दिखाया जाए तो बच्चे उस ड्रामा को नहीं भूलेंगे कभी भी, और उसकी वजह से वो उस घटना को भी नहीं भूलेंगे। विविधता नृत्य करा सकते हैं। अगर हमें अपने देश की विविधता के बारे में बताना है बच्चों को, समाज विज्ञान का जो कि एक हिस्सा है, तो डिफरेंट स्टेट के डांस करवाए जा सकते हैं। उनकी कॉस्ट्यूम के साथ कितना अट्रैक्टिव होता है और बच्चे भी समझते हैं और उनके अंदर एकता की भावना भी आती है। गायन करवाया सकता है, डिफरेंट स्टेट के जो गीत हैं, उन लोकगीत वगैरह, उसे भी परफॉर्म कराया जा सकता है। अगर विज्ञान की बात करें तो इसमें भी आप रोल प्ले करा सकते हो, किसी भी वैज्ञानिक का नाटक करवा सकते हो, स्वास्थ्य व नृत्य, क्योंकि अगर डांस करेंगे बच्चे तो इससे उनकी हेल्थ भी एक तरह से एक्सरसाइज ही होती है ना, तो दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं। जागरूकता वाले ड्रामे करवा सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर दवाइयाँ और बहुत सी चीज़ें जो साइंस के अंदर आती हैं। वैज्ञानिक तथ्यों का मंचन कराया जा सकता है। तो इस टाइप से जो परफॉर्मिंग आर्ट है वो आप विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। और हमने इस यूनिट में पढ़ा कि संगीत क्या होता है, उसके क्या महत्व है, कैसे क्लासरूम में यूज़ करोगे। पपेट्री के बारे में हमने पढ़ा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है पपेट्री के ऊपर भी, तो आप इन सबको ना अच्छे से पढ़ के और समझ के जाइए, क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा ये नहीं पता, किस में से आएगा ये पता है। तो जो पता है उसी का यूज़ करना है आपको, जो नहीं पता वो करने के लिए। तो ध्यान से अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो आप क्वेश्चन अकॉर्डिंग भी अपने पॉइंट्स खुद बना सकते हो। तो यहाँ पर ये आपकी यूनिट 4 जो है वो ख़त्म हो गई।